हाय, जैसे कि आपने देखा था कि हाय, जैसा कि आपने देखा था कि लास्ट टर्न पर हमने आपका फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी। और वहाँ पर हमने बेसिक चीज़ें आपसे डिस्कस की थी। वहाँ पर हमने चार्ज को डिफाइन किया था, चार्जेस की हमने बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी। वहाँ पर एक फॉर्मूला भी हमने देखा था, Q इज इक्वल टू एन, जिसको मैंने बोला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और मैं आपको फिर से कुछ प्रॉपर्टीज रिवाइज करवाऊँ कि दो सेम पॉजिटिव चार्जेस रहे दोनों के दोनों, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रहेगा रिपल्सिव, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। और अगर अनलाइक चार्जेस रहे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक बात। फिर यहाँ पर चार्जेस को देख के फिर हमने देखा था कि फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो क्या आ रहा था हमारा करंट। करंट को हमने आई से डिनोट किया था और उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है। एक चीज़ हमने देखी थी कि जहाँ से क्यू इज इक्वल टू एन हमने देखा था, और ये देखा था कि ई के इंटीग्रल मल्टीपल में ही कोई चार्ज किसी बॉडी के ऊपर एग्जिस्ट हो सकता है। अगर यहाँ पर एन आपका या कोई चार्ज आपको दे दिया, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और अगर ऐसे पूछे कि इतने ये चार्ज इस पर एग्जिस्ट कर सकता है नहीं, या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, और उस टाइम पर आपका एन फ्रैक्शन में आ जाए, इसका मतलब वो चार्ज उस पर पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने आपसे पिछली क्लास में डिस्कस की थी। अब आइए बात करते हैं हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेसिकली बेटा आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इसको आप नोट कीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. Amount of work done required from bringing a unit positive charge from infinity to the that certain point. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन कर रहे थे। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ और चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव जो हमारा चार्ज रहता है उसमें से एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। ठीक है, पॉजिटिव में एक्चुअली ये बाहर जा रही होती है, और नेगेटिव में ये फील्ड लाइंस अंदर आती हैं। ठीक है। अब जैसे ही आप एक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं, मैं यहाँ पे मैंने क्या किया कि इन्फिनिटी एक लोकेशन है, यहाँ पर कोई एक क्यू नॉट आपका चार्ज है, उसको आप इन्फिनिटी से ऐसे इस पॉइंट ए तक लेके आ रहे हैं। यहाँ से आपके ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि रिपेल क्यों करते हैं। ठीक बात। तो एक्चुअल में क्या होगा कि चाहे आपका क्यू नॉट यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, ये जब अकेला पॉजिटिव चार्ज है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही होंगी। आप जब उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आए, इसके एरिया में आए, तो यहाँ से जब इस डायरेक्शन में जो फील्ड था उसकी वजह से उसे एक फोर्स ऐसा लगेगा, तो उसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा। इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करते हैं। अब फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आते हैं। तो जब ये रिपेल ही कर रहा होगा तो एक कोई सर्टेन एजेंसी होगी जिसको इसके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। भाई जब इसको इधर ये धकेल रहा है, तो आप जब उसे इन्फिनिटी से लेके जब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ऑलरेडी वहां पर कोई इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो आपको रिपेल कर रहा है, इसका मतलब इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, कोई वर्क करना पड़ेगा। तो वही वर्क आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से जब इस लोकेशन पर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो यहां से लेके इसे यहां तक लाने में जो वर्क रहेगा, दैट इज द पोटेंशियल। समझे मेरी बात को? दैट विल बी द पोटेंशियल एंड इट इज डिनोटेड बाय वी। इसको हम डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय वी। इसको बी से डिनोट करते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सोचिए, वर्क भी स्केलर होता है एंड दिस इज ऑल्सो स्केलर,
इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। हाँ, कल हमने पिछली क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया था, बट आप मैक्सिमम आप शायद जानते होंगे, करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। करंट का डायरेक्शन होता है, करंट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, या पोटेंशियल की टर्म में बात करें तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है, डायरेक्शन होता है इसका, बट आफ्टर दैट ऑल्सो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आप ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, समझे। मैं आपको यही एक छोटा सा ब्रीफली अगर जैसे समझाऊं कि आप फोर्स होते, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाता, ये नेट फोर्स हो जाएगा आपका 0, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएगा। जबकि अगर इधर से 5 एम्पियर का आपका करंट आ रहा है एक, और इधर से भी आपका एक 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, ये यहाँ पर अगर जुट जाएं और यहाँ से ऐसे निकलेगा, तो इधर से 10 एम्पियर का करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो ये डायरेक्टली अलजेब्रिक सम हुआ, दिस विल नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसलिए करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अब आप सोचिए कि जो इसको हम डिनोट कर रहे हैं V से, इसकी यूनिट क्या हो सकती है, इसका फॉर्मूला क्या निकला, इसका फॉर्मूला निकला V इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो W कैरिड आउट बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब डिवाइडेड बाई Q, W बाई Q। तो ये होता है 1 वोल्ट, वर्क रहता है जूल में 1 जूल, और ये रहता है आपका कूलाम में 1 कूलाम। इसका मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम, ये इसकी हुई यूनिट। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट हेडिंग हुआ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस पीडी। इसको नोट करिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यू अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to another point in an electric field। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले भी जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया था तब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज लोकेशन ए, आप चाहे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर दूसरी लोकेशन है, तो इस सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ए से लेके बी तक लेके जाएंगे उसे, तो उस ड्यूरेशन में जो जिस अमाउंट ऑफ वर्क डन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको आप नोट करिए वापस से, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं अगर इसका मैं फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करूँ, इसका मैं फॉर्मूला अगर मैं ड्राइव करूँ यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूँ, दो लोकेशन हमने मान ली, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज डेल्टा बी। ठीक है, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अच्छा, इसको मेजर किससे करेंगे, तो जो मेजरिंग करंट का क्या था मेजरिंग डिवाइस, करंट का मेजरिंग डिवाइस था एमीटर, और एमीटर को हमने कनेक्ट किससे किया था, जिस भी डिवाइस की हमें करंट चाहिए उसके साथ हम उसे सीरीज में कनेक्ट करते थे, और वोल्टमीटर होगा वो करेगा वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर। तो इसको जो मेजरिंग डिवाइस रहेगा इसका लिख लीजिए, इट इज मेजर्ड बाई वोल्टमीटर, it is measured by voltmeter and it is connected in parallel with resistance। जो वोल्टमीटर रहेगा
it will be connected with the resistance in parallel. एमीटर को तो आप कैसे कनेक्ट करते थे? एमीटर को कनेक्ट करते थे आप सीरीज में, और इसको कनेक्ट करेंगे आप पैरेलल। ओके, नेक्स्ट लिखिए ओम्स लॉ। नेक्स्ट हेडिंग इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, इसको लिखिए करंट फ्लोइंग थ्रू ए गिवन कंडक्टर, current flowing through a given conductor is directly proportional to potential difference. Current flowing through a given conductor is directly proportional to potential difference across its end. Potential difference across its end, provided its temperature and other physical conditions remains same. ये क्या कह रहा है? That V is directly proportional to I. That V is directly proportional to I. कोई भी जो करंट रहेगा वो उस पोटेंशियल डिफरेंस के, जिस भी आप कंडक्टर के थ्रू आप करंट को फ्लो कर रहे हैं, दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। उस कंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज डिफरेंस है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है यहाँ पर। अगर आप इसे यहाँ पे हटाएंगे इस प्रोपोर्शनलिटी को, तो यहाँ पे आता है B इज इक्वल टू आई आर, और आप कह सकते हैं R इज इक्वल टू बी अपॉन आई। समझ गए? इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया, दिस कांस्टेंट इज R, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, एंड रेजिस्टेंस इज B अपॉन आई। B इज इक्वल टू, कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये तो बेसिक स्टेटमेंट ही था, दैट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। जो I, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी की वजह से तो वो फ्लो बढ़ेगा। अगर आपने B जीरो कर दिया, इसका मतलब दोनों जो रहेंगे उसके, मैं इसे कंडक्टर मान लो, अगर यहाँ भी पोटेंशियल बराबर है, यहाँ भी पोटेंशियल बराबर है, तो फिर इसमें से चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, दैट चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, और जब इन दोनों का पोटेंशियल ही बराबर है तो फिर चार्ज फ्लो कर सकता है कि नहीं, और जो चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो करंट क्या रहेगा? करंट जीरो रहेगा। और जैसे जैसे आप इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे, क्या वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। दिस, ड्यू टू दिस रीजन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और यहाँ पर जब कांस्टेंट हटाया आपने, तो ये आ गया यहाँ पर R, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, कुछ लोगों को जो ग्राफ्स की बेसिक अगर नॉलेज होगी तो वो इसको समझ भी रहेंगे कि अगर इसके बीच में हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक B वर्सेस I का हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक बात। मैंने क्या कहा था आपसे कि जैसे जैसे B बढ़ेगा, क्या वैसे वैसे I बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो आप इसको ऐसे लाएंगे, तो ये ऐसे अगर आपने बना दिया, इसका मतलब I तो कांस्टेंट है, I बढ़ना चाहिए। तो जैसे जैसे आपका B बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका I बढ़ रहा है। क्लियर बात? अगर मैं इसको कह दूं V1, और इस जगह का जो पोटेंशियल है दैट इज V2, तो इस B1 के अलोंग जो हमारी I की वैल्यू है उसको हमने डिनोट कर दिया है I1 से, और ठीक वैसे ही जो B2 के अक्रॉस है हमारी I की वैल्यू, उसको कर दिया हमने I2 के। ठीक, अगर इस लाइन का आप स्लोप निकालें, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, ये अगर इस स्लोप का मतलब ये थीटा निकालें आप इधर, इस ट्रायंगल, आप इसको ट्रायंगल मान लीजिए, ठीक है, मुझे इसका निकालना है स्लोप, और स्लोप निकालने के लिए मैंने इसमें लगा दिया
tan थीटा। इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या रहेगा? तो अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्री you know that tan theta is perpendicular by base। तो परपेंडिकुलर हुआ हमारा ये, तो ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये तो हो जाएगा I2 माइनस I1 और बेस हो जाएगा हमारा B2 माइनस B1। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, दिस इज डेल्टा I अपॉन डेल्टा B। जो स्लोप आया मेरा, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा I अपॉन, नीचे डेल्टा ये भी था तो दिस विल बी डेल्टा B। और R इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा था, B अपॉन I, मतलब इसका जस्ट रिवर्स हो रहा है। तो कैन आई से दैट resistance is inversely proportional to slope। क्यों? क्योंकि R का फॉर्मूला है B अपॉन I, जब का इसका रिवर्स होके आ रहा है, ये आ रहा है I अपॉन B करके। तो या तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के लीजिए या R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप के लीजिए। अब इसको आप फील करने की कोशिश करो। इसका कहने का क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा स्लोप होगा, स्लोप का मतलब वो टिल्ट कितना है। ठीक है, जैसे अगर ये लाइन बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे होती तो यहाँ पर ये एंगल कितना हो गया, 0। tan 0 कितना होता है, 0। तो इसका स्लोप हो गया 0। और जैसे जैसे ये एंगल आप बढ़ाते जाओगे तो उसका स्लोप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ही कम रेजिस्टेंस होगी। जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ही कम रेजिस्टेंस होगी, या जितना कम स्लोप होगा, अगर स्लोप बिल्कुल 0 कर दीजिए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। स्लोप अगर 0 हो गया तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इसका मतलब हुआ कि उसमें से करंट ही फ्लो नहीं कर सकता, और करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि आई नहीं आएगा उसके अंदर, आई 0 आ रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस का मतलब बेसिक मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस का बेसिक मतलब हुआ कि वो दिस इज द अपोजिशन टुवर्ड्स द करंट। एक ऐसा पैरामीटर जो करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा हो। करंट अगर इजीली फ्लो हो रहा है, करंट अगर आपका इजीली फ्लो हो रहा है मतलब उसकी कम रेजिस्टेंस है, और करंट अगर फ्लो नहीं हो पा रहा है इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो आप अगर देखेंगे कि जैसे आपने ये सर्टेन, ये जब आपका एंगल 0 था तो उसके लिए आई नहीं आया आपका, लेकिन आप जैसे अब ये कम आया तो ये कम अगर आ रहा है आपका, तो आप बी में जितना चेंज कर लेते हैं उतना ज़्यादा चेंज आई में नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप यहाँ के लिए देखें, अगर वही लाइन, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, एक ऐसी लाइन होती जिसका स्लोप इतना होता, तो इसका मतलब इसका स्लोप ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। कम कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके हिसाब से जब आपका ये B1 है तो ये आपका I1 आया, और आपने जरा सा ही वोल्टेज बढ़ाया है अभी B2, बट I ज़्यादा चेंज हो गया है। इसका मतलब करंट तेज़ी से फ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्लोप ज़्यादा है। स्लोप ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस कम इसका मतलब करंट इजीली फ्लो हो रहा होगा। क्या आपके ओम्स लॉ समझ में आया? ठीक बात, यहाँ तक आपने नोट कर लिया। अब हम देखेंगे कि फिर ये रेजिस्टेंस जो हमारे पास एक नया पैरामीटर निकल के आया है जिसको हमने समझा है कि दिस इज ए अपोजिशन टुवर्ड्स द करंट। ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा, तो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा हो। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। हम देख रहे हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। पॉइंट नंबर 1, लेंथ ऑफ द कंडक्टर।
लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी। कैसे? मान लिया जाए एक रोड है आपका ऐसा और एक रोड है आपका ये वाला, ठीक है। ये हमारा है दिल्ली टू आगरा वाला, और ये जा रहा है आपका दिल्ली टू मुंबई, ठीक। दोनों की विड्थ बराबर है, बट जो लेंथ है उन दोनों रोड्स की अलग अलग है। अब कॉमन सेंस से आप ये देखिए, अगर आप इस रोड पर जा रहे हैं तो किस रोड पर आपके जैम होने की ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, आपकी गाड़ी कहाँ स्टक हो सकती है, तो इसकी लेंथ कम है, इजीली इसमें से आप बाहर निकल पाओगे। इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं स्टक होने के। इसका मतलब ठीक वैसे ही अगर आप करंट के लिए देखते कि करंट इसमें से होके फ्लो जा रहा है और इधर भी होके करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो जो रेजिस्टेंस रहेगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल। इसकी एल कम है, इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस कम रहेगी। इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि इसको ज़्यादा बड़ा पाथ मिल रहा है अपोज करने के लिए। तो यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट बन के आया कि जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक बात। दूसरा सेकंड पॉइंट है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी। और पहले मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको समझा दूं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका करंट ऐसे जा रहा है तो इसकी जो परपेंडिकुलर है, इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मान लिया जाए आपका कंडक्टर ऐसा होता और आई ऐसे फ्लो कर रहा है आपका, तो इसका परपेंडिकुलर फिर ये है, तो फिर ये देखिए इधर से आई जा रहा है तो आई के परपेंडिकुलर जो भी एरिया आएगा दैट विल बी द एरिया। तो इसके इस आई के परपेंडिकुलर ये वाली साइड निकल के आई तो आपका यहाँ एरिया हो गया। ठीक वैसे ही एक सिली मिस्टेक यहाँ से हो सकती है कि आप इसको कंसिडर कर लो। ऐसे ही जब आई आपका ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसके परपेंडिकुलर ये है, तो ये ना लेके आप ये फिर एज ए लेंथ बिहेव करेगा क्योंकि अलोंग उसी के डायरेक्शन होगा, तो इसको आपको एल कंसीडर करना है, जबकि ये फिर हो जाएगा हमारा एरिया। तो पहली बात तो आपको हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आपको एरिया क्रॉस सेक्शन लेना है। ठीक है। अब आप सोचिए कि फॉर एग्जांपल जैसे आई ऐसे फ्लो कर रहा है और एक आपका ऐसे कंडक्टर है कोई, सेम आई आपका जा रहा है और उसके लिए इस तरह का है कोई कंडक्टर, यहाँ पर A1 एरिया है जबकि यहाँ पर A2 एरिया है। तो कहाँ से इजीली निकल जाएगा? डेफिनेटली इस वाले पार्ट से। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा एरिया उतनी ही कम रेजिस्टेंस, यहाँ से इजीली वो पास हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारी रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो पहली बात तो आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ में आना चाहिए। लेंथ किधर लेते हैं? एरिया किधर लेते हैं? लेंथ रहती है जिधर आपका करंट फ्लो कर रहा है उसी के अलावा जो लेंथ रहेगी।
और करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर रहेगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड कर दूं, तो यहाँ से मेरे पास एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, R इज इक्वल टू R is proportional to directly proportional to L and inversely proportional to A। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ R is equal to रो L। समझे मेरी बात को? इसको बोला जाता है रो, RH O, और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या तो आप इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह लीजिए या आप इसे कह लीजिए रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इन दो पैरामीटर्स पर तो हमें पता लग गया कि इन दो पैरामीटर्स पर तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी। ठीक, और कौन सा पैरामीटर्स हो सकता है? हमने इसका देख लिया कि L के साथ डिपेंड कर रहा है, A के साथ डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक और चीज यहाँ पे निकल के आई, रो। इस रो पे भी ये डिपेंड कर रहा है, और ये रो एक्चुअली जो है दैट दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग मटेरियल। ठीक है, तो लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, एंड थर्ड वन इज मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। थर्ड पॉइंट है हमारा मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप उतनी ही लेंथ और उतने ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कोई कंडक्टर लेते, बट उसका मटेरियल अलग अलग होता। जैसे आप एक वायर लो सेम लेंथ और सेम एरिया का, एक कॉपर वायर ले लीजिए, एक आप सिल्वर वायर ले लीजिए, तो दोनों में जो करंट का जो अमाउंट रहेगा वो अलग अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग होगी। और इनफैक्ट इस प्रॉपर्टी को, जो मटेरियल वाली प्रॉपर्टी, इसको डिनोट ही ये रो करता है। जो मेन डिफरेंस आया है वो इस रो की वजह से ही आया है यहाँ पे। ठीक, अब आप बात करें तो आपने देख लिया कि तीन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा होगा। इस रो की यूनिट क्या हो सकती है? कि सर अब मैं इसकी आर की जानता हूँ ओम, इसकी मीटर स्क्वायर, तो इसकी निकाल सकते हैं। रो इज इक्वल टू होगा हमारा आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। ओम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर, तो इसको कहते हैं ओम मीटर। जो रजिस्टिविटी की यूनिट हुई आपकी वो ही ओम मीटर। ठीक, और किसी चीज पर डिपेंड कर सकता है कि आपका रेजिस्टेंस? बिल्कुल करेगा, फिजिकल कंडीशंस पर भी करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आप जो फोर्थ पॉइंट रहेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंसी। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी कैसे रहेगी? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। या अगर आपने टेम्परेचर को कम किया तो फिर ये रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा होगा? इसकी वजह है कि जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो किसी कंडक्टर के अलोंग मूव करते हैं, उनकी कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ने के बाद कोलिजन्स आपस में टकराने ज़्यादा लगेंगे, इस वजह से वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेंगे और वहाँ पर रेजिस्टेंस उसकी बढ़ जाएगी। बट ऐसा नहीं है ये सब केसेस में होता है। देर आर सम सर्टेन अलॉयज लाइक नाइक्रोम, मैग्नीनियम। ये जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ नाइक्रोम का और मैग्नीनियम का, इन दोनों में क्या होता है कि टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट डिपेंडेंसी इनकी नहीं होती है। आप इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी रेजिस्टेंस उतनी ही रहती है। ठीक है, और इनफैक्ट आगे जब आप 12th क्लास में आ जाओगे तो और चीज़ देखोगे, सेमी कंडक्टर के केस में तो उल्टा ही होता है। सेमीकंडक्टर्स नॉर्मल टेम्परेचर पर तो करंट ही फ्लो नहीं कर रहा होगा, और जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो करंट फ्लो करेगा। मतलब वहाँ पर आप
करंट इजीली आ पा रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक, अब हम देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, यहां तक आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to a point at 128 volt। दो हमारे पास अलग अलग वोल्टेज दिए हुए हैं, एक 118 का, एक 128 का, और हमसे वर्क पूछा है। तो अभी जस्ट कुछ देर पहले ही आपको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, उसके हिसाब से आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे? आपको Q कितना दिया है, 2 कूलम का, B1 है हमारा 118, B2 है हमारा 128 वोल्ट। हम जानते हैं दैट B2 माइनस V1 इज इक्वल टू W/Q, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू B2 माइनस V1। Q2, B2 कितना है बेटा, B2 इज 128 माइनस 118, तो ये डिफरेंस हो गया 10 का, इसका मतलब 20 जूल का वर्क आपको करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए इसको। ये आपका अगला क्वेश्चन है, ए सिलेंडर ऑफ मटेरियल is 10 centimeter long. A cylinder of a material is 10 centimeter long and has a cross section of 2 centimeter square. Area of cross section A दे दिया है आपको। If its resistance along the length is 30 ohm, what will be its resistivity? रो पूछा है आपसे। गिवन क्या क्या है वो देखो। गिवन है मेरे पास कि सर L दे दिया 10 सेंटीमीटर, ओके। ए दे दिया है क्या, ए दिया है मुझे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। एंड आर इज इक्वल टू दिया है 30 ओम और मुझसे पूछा है रो। हम जानते हैं दैट आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो यहाँ से रो इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। आर कितना है 30 इंटू ए 2। अब ये चेंज करना पड़ेगा, फिलहाल मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, बट ये ऐसा ही मैं काम नहीं कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाई एल, एल 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 इज 10 सेंटीमीटर। ये भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर फिलहाल मैंने दोनों को नहीं किया तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 6 ओम, ये था आपका सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर, या तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। और अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा तो आपको करना पड़ेगा 0.06, क्योंकि डिवाइड बाई 100 कर दोगे आप। ये हुआ आपका न्यूमेरिकल। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सर्किट डायग्राम्स। ये आपकी बुक्स में भी होंगे और आपको अधिकतर को पता होगा। हम इसको चैप्टर में दिया हुआ, इसलिए मैं आपको जल्दी से इसको बता देता हूँ। सर्किट डायग्राम्स, सर्किट डायग्राम है जैसे आपका पॉइंट नंबर 1 है आपका इलेक्ट्रिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप। तो एन इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल को नॉर्मली हम बनाते हैं, इसको डिनोट करने का जो तरीका रहेगा वो रहेगा हमारा ऐसा, प्लस माइनस।
बैटरी, बैटरी क्या होती है, या तो इसको बैटरी कह लीजिए या कह लीजिए आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो उसमें बहुत सारे सेल्स को रखना पड़ेगा। जब आप सेल्स को ऐसे कंबाइंड कर दें, देन दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग द बैटरी, दिस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे जब आप कंबाइंड कर देते हैं तो वो हो जाती है बैटरी। तीसरा हमारा हुआ स्विच। स्विच, अब स्विच के भी दो कंडीशन होते हैं, और स्विच को हम प्लग की भी बोलते हैं, ठीक है। या तो आप उसे प्लग की कह लीजिए, स्विच कह लीजिए। और स्विच अगर ये ओपन है तो ओपन स्विच को आप ऐसे दिखाओगे, और अगर स्विच क्लोज है तो क्लोज स्विच को आप ऐसे दिखाओगे। वायर जॉइंट, वायर जॉइंट को जो डिनोट करने का तरीका होगा हमारा वो रहेगा ऐसे, एक वायर आया दूसरा इसमें आया और आपने ऐसे बना दिया। अगर कोई ए वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, इसको लिख देते हैं वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। अगर वायर क्रॉस कर रहे हैं और ज्वाइन नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, तब आप एक्चुअली इसको दिखाओगे ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब कोई पूछ ले आपसे, तो इलेक्ट्रिक बल्ब को हम बना देते हैं ऐसे। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को करते हैं ऐसे। और अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है, अगर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो हम इसको करते हैं या तो ऐसे या फिर ऐसे। इसके अलावा जो दो और थे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैसे, एमीटर बताया था मैंने आपको, पॉजिटिव नेगेटिव, और वोल्ट मीटर भी बताया था आपको, उसमें हम भी लिख देते हैं इसको। और ये हो जाता है इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसकी न्यूमेरिकल्स कीजिएगा, अगर कहीं कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, प्लीज़ लेट अस नो, वी विल रिजॉल्व योर क्वेरीज। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और न्यूमेरिकल्स करते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।